नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज उसका लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर है 7। हम साथ साथ हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ है और लेक्चर कौन सा है? 7 है। तो चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे अनदिमान वक्र के बारे में, इंडिफरेंस कर्व, अनदिमान मानचित्र, ठीक है। मैप भी पढ़ेंगे आज हम लोग, ये मैप क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर आपको कोई इंडिया का या वर्ल्ड का मैप खरीदना नहीं है ठीक है। फिर बात करेंगे एक दिष्ट अधिमान, एक दिष्ट अधिमान। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने गलत लिख करके लाए हो, यहाँ पर अनदिमान है ये अधिमान है। तो भैया मैं सही हूं, ये दोनों शब्द अलग अलग है और दोनों का अर्थ आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अनदिमान वक्र या तटस्थता वक्र। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर और आसान भाषा में समझा देता हूं। जब आप 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो वहां की जो अर्थशास्त्र है उसमें कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो सांख्यिकी वाली किताब है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। क्योंकि बच्चे जनरली आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है, ठीक है, इसलिए वो आर्ट्स में आते हैं। और जब आर्ट्स में आकर के इकोनॉमिक्स लेते हैं और वो देखते हैं कि यार इतने न्यूमेरिकल करने पड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैथ से ले लेते हैं, तो उनको सांख्यिकी से डर लगता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास वाली किताब ईजी लगती है। वो दोनों किताबें सच में बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और यहां तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब तो ऐसी है कि अगर उसमें आपको टीचर भी नहीं है आपके पास, तो भी आप आसानी से उस किताब को समझ सकते हो। परंतु कक्षा 12 में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ऐसी किताबें हैं बच्चों कि ये हमारी जो दिमाग की नसें होती है ना, इनको खोल करके रख देती है, बिल्कुल खोल करके रख देती है। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सच में ऐसा महसूस होता है कि साहब इकोनॉमिक्स इजी सब्जेक्ट नहीं है। पर ये इजी सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो कि इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ऐसा मानते हैं, मजाक में पढ़ते हैं, बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है। परंतु जो बिल्कुल सीरियस होकर के अच्छे से एक एक चीज को, एक एक शब्दों को समझते हुए चलते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स से अच्छा सब्जेक्ट और कोई सा भी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कोई सा भी नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। बस जरूरत है कि आप हर शब्द पर, हर बात पर, हर लाइन पर गौर करें। इसी चीज के लिए मैं हर जो लेक्चर लेकर के आ रहा हूं उसमें एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब लास्ट में हमने क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को पढ़ा, उसी की कंटिन्यूटी है। पर आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, अनदिमान वक्र। मेन जो है वो यही है, इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि इस अनदिमान वक्र की विशेषताएं क्या है, कैसे पहचाने कि कोई अनदिमान वक्र है या नहीं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम उसका करेंगे। तो ये सब मैं एक एक टॉपिक आपको एक एक लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। क्योंकि नहीं तो बच्चे सारे ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, आज की 1 घंटे की क्लास ले ली नहीं। अपन 30, 35, 40 मिनट तक की क्लास लेते हैं, पर जिससे कि आपको हर चीज जो है आपके दिमाग में एंटर हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं आज के अनदिमान वक्र की। आंख, कान, मुंह, नाक सब खोल करके बैठिएगा और अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, 100% आएगी। पर शांति से बिल्कुल मन को शांत कर करके इस क्लास पे फोकस करिएगा। अनदिमान वक्र या जिसको क्या कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, अनदिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं IC, ठीक है। अब हमेशा मैं आपको ये कहता हुआ आया हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप वक्र बनाओगे, जब आप कर्व बनाओगे, तो वहां पर आप अनदिमान वक्र का अ व नहीं लिखोगे, अ डॉट व लिख करके नहीं छोड़ोगे, IC ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अनदिमान वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व या IC। अब अपन लोग अनदिमान वक्र के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी जान चुके हैं, परंतु आज थोड़ा बहुत और जानेंगे। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अनदिमान वक्र एक्चुअली होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हमसे पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि साहब अनदिमान वक्र क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व को परिभाषित करिए या समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे? एक अनदिमान वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। संयोग का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंस है बेटा, ठीक है। या आप यहाँ पे बंडल भी लिख सकते हो, बंडल शब्द का भी प्रयोग हो सकता है कि विभिन्न जो बंडल है तो उनको बतलाता है। जैसे दो वस्तुओं, अब हम लोग दो वस्तुएं खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने आम और केला, ये दो वस्तुएं खरीदी, ठीक है, आम और केला खरीदी। अब मैं पहला जो सेट है या पहला बंडल है, जो पहला मेरा संयोग है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि उसमें मैं एक आम और 10 केले खरीद रहा हूं। दूसरे बंडल में मैंने क्या करा, 2 आम और
7 जो केले हैं वो खरीद रहा हूं। फिर तीसरे में हो सकता है मैं 3 आम और 4 केले खरीद रहा हूं, या 5 खरीद रहा हूं, जैसे मान लीजिए 5 खरीद रहा हूं। ये पहला जो बंडल है, पहला ये जो संयोग, पहला जो सेट है, इसमें मैंने 1 आम और 10 केले खरीदे। दूसरे में 2 आम और 7 केले खरीदे। तीसरे में 3 आम और 5 केले खरीदे। तो ये क्या कहता है कि दो वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग है, ठीक है, पहला संयोग ये है, मैं ये भी खरीद सकता हूं, ऐसे भी खरीद सकता हूं, ऐसे भी खरीद सकता हूं, और किसी भी प्रकार से और भी इसमें सेट बन सकते हैं और भी बंडल बन सकते हैं। विभिन्न जो संयोग होता है उनको बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अगर मैं ये भी खरीदूंगा तो भी मैं उतना ही सेटिस्फाइड हूं, मैं संतुष्ट हूं। ये खरीदूं, चाहे ये खरीदूं और चाहे ये खरीदूं, मुझे बिल्कुल संतुष्टि ही होगी, मुझे पूर्ण रूप से क्या होगी, संतुष्टि होगी। मतलब मैं तीनों में से कोई सी भी चीज, कोई सा भी सेट खरीद लूं, चाहे 1 आम खरीदूं, 10 केले खरीदूं, तो भी मैं उतना संतुष्ट हूं। मतलब मुझे इस वाले सेट से जितनी संतुष्टि मिलेगी उतनी ही इस वाले से मिलेगी और उतनी ही इस वाले से भी मिलेगी। तो संतुष्टि के स्तर में गिरावट नहीं आएगा। अनधिमान या इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। आप इस बात को समझ रहे हैं, डिफरेंट का होता है अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बताता हूं, ये रिमोट है, ये मोबाइल है, आप सभी जानते हो। मुझे कहा गया कि सर रिमोट को और मोबाइल को अलग अलग कर दीजिए, मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ये रिमोट है और ये मोबाइल है, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंट। और जब मैं डिफरेंस नहीं कर पाता हूं, जब मैं डिफरेंस नहीं कर पाता हूं, मैं विभेद नहीं कर पाता हूं, अलग अलग नहीं कर पाता हूं, तो उसको क्या कहा जाएगा, इनडिफरेंस कहा जाएगा। तो अब मेरे लिए क्या है कि मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूं कि मुझे संतुष्टि किससे ज्यादा मिलेगी, इस वाले से, इस वाले से, या इस वाले से। तो मैं ये मानता हूं, या ये मेरे साथ होता है कि मैं ये वाला बिल खाता हूं तो मुझे संतुष्टि उतनी है, ये वाला सेट लेता हूं तो भी मुझे संतुष्टि उतनी है, और ये वाला सेट लेता हूं तो भी मुझे संतुष्टि उतनी ही है। कभी कभार आपने देखा होगा जीवन में, जैसे आप कपड़े खरीदते हैं या और खरीदते हैं, तो आपसे पूछा जाए, हाँ भाई ये एक शर्ट और जींस, ये एक शर्ट और जींस, और एक ये शर्ट और जींस, बता बेटा कौन सी खरीदेगा, या बता बच्ची कौन सी खरीदेगी। अब आप कंफ्यूजन हो कि यार कौन सा बेकार है, आपको तो तीनों ही पसंद है, आप तीनों में डिफरेंट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ साहब ये बहुत अच्छा और ये बहुत ही बुरा है, आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो। आप ये वाला जोड़ा खरीदो, ये वाला जोड़ा खरीदो, और चाहे ये वाला जोड़ा खरीदो, तीनों से आपको संतुष्टि बराबर मिलनी है। आप संतुष्टि के स्तर को अलग नहीं कर पा रहे हो कि साहब इससे मुझे ज्यादा और इससे मुझे कम संतुष्टि मिल रही है। बस यही बात अंतिमान वक्र कहता है। अंतिमान वक्र उन बिंदुओं को, उन संयोगों को दर्शाता है जिनको खरीदने से हमें संतुष्टि समान होती है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। ओके, ये अंतिमान वक्र की बात है। तो अंतिमान वक्र की परिभाषा लिखनी हो तो ये वाली लिख दीजिएगा, और समझाना चाहो तो कुछ भी ऐसे 2 वस्तुएं लेकर के आप समझा दीजिएगा। पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे लिखते हैं, आप लिखते हैं x वस्तु और y वस्तु, तो हमेशा बच्चों कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं सही होना चाहिए, x वस्तु हमेशा बढ़ती हुई जानी चाहिए, 1 2 3 4 5, और y वस्तु है वो गिरती हुई जानी चाहिए, जैसे 10 7 5, और इनके बीच में अंतर कम होता रहना चाहिए। 10 से 7 के बीच में 3, फिर 7 से 5 के बीच में 2, अब अगला जो हो वो 4 1, बस फिर यहाँ रोक देना, ज़्यादा टेबल नीचे मत लेकर के जाना, ठीक है, अगर बना करके देना चाहो तो। अभी आपको और आगे क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बच्चों, अब हमने अंतिमान वक्र पढ़ लिया। देखो, चाहे आप कुछ भी देखिए, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, चाहे आप हमारे समाज को, सोसाइटी को देखिए, हर जगह कुछ अपवाद होते हैं बेटा। अपवाद का मतलब होता है कुछ हट करके होते हैं, कुछ लोग हट करके होते हैं। आज एक परिवार भी होता है ना बेटा, तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारे लोग अच्छे हों, और या अगर एक परिवार में पूरे ही लोग बुरे हैं तो जरूरी नहीं कि सारे ही बुरे हों, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकता है, मतलब कुछ हट कर करके हो सकते हैं। और उन अपवाद को लेकर के हम कुछ मान्यताएं बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहूं कि आज मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, वो चलते हुए हर किसी से लड़ता है, तो हम पूरी कॉलोनी वालों ने एक मान्यता बना ली है कि भैया ये पागल है, इससे बात ही मत करा करो, अवॉइड कर दिया करो इसको, ये कुछ भी बोलता रहा साइड में चल जाओ, उससे लड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो हम हर जगह क्या है, कुछ मान्यताएं बनाते हैं बेटा, हम कुछ बातें मान करके चलते हैं, कुछ चीजें अपवाद होती हैं कि हाँ साहब ये तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ये चीजें तो ऐसे माननी ही पड़ेगी। और जैसा कि मेरा हमेशा एक पॉपुलर जो डायलॉग है वो ये है कि हम आलू को आलू क्यों कहे और हम भिंडी को भिंडी क्यों कहे, तो कहना पड़ेगा, ये मान करके चल लेगा,
ना पड़ेगा कि आलू का नाम जिस दिन पैदा हुआ उस दिन आलू रख दिया गया और हम आलू 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 ही कहने लगे। ठीक है, भिंडी का नाम भिंडी ही रख दिया गया और हम उसको भिंडी 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 कहने लगे। अब उस पर सोचना नहीं है, समझना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आलू को आलू क्यों, आलू का नाम ऐसे ही शुरू क्यों हो, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। तो इसी प्रकार से अंदिमान वक्र की, या जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं तटस्थता वक्र, उसकी भी कुछ मान्यता है। अंदिमान वक्र या इसको कहा जाता है तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र की मान्यता है, मान्यता है। एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व आईसी। देखो एनसीईआरटी में जो शब्द प्रयोग करा गया वो अंदिमान वक्र है और बाकी कुछ बुक्स में तटस्थता वक्र भी प्रयोग करा जाता है। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करने की कोशिश करिएगा, अंदिमान वक्र इस्तेमाल करिएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आप तटस्थता वक्र लिख दोगे तो बिल्कुल आपको यूं सजाएं सुना दी जाएगी कि 0 नंबर ही दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तटस्थता वक्र भी लिख सकते हैं और शायद मेरी नजर में तटस्थता वक्र एक ज्यादा अच्छा मैं उसको मानता हूं। तटस्थ हम लोग, मैंने क्या कहा आपको, बोला ये एक शर्ट और एक जींस का जोड़ा, ये एक शर्ट और एक जींस का जोड़ा, ये एक शर्ट एक जींस का जोड़ा, आप तीनों में तटस्थ हो। आपका झुकाव किसी की भी तरफ ज्यादा नहीं है कि नहीं सब ये वाला ही खरीदना, ये मेरे मन को मोह कर लिया, यही लेकर के जाना, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बेकार, आप ये नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, कोई सा भी ले लो, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन हमारी सेम ही हो गई। तो तटस्थ है हम लोग, हम किसी की तरफ एक झुके हुए नहीं है, हमारा किधर झुकाव नहीं, हम तटस्थ बिल्कुल यूं है। हाँ ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस अंदिमान वक्र या तटस्थता वक्र की भी कुछ मान्यताएं होती है बेटा, कि ये चीजें हम लोगों को क्या है मान करके ही चलनी होगी। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहली मान्यता क्या है? पहली मान्यता यह है कि दो वस्तु, पहली मान्यता क्या है कि दो वस्तु। तो पहली मान्यता में आप क्या लिखोगे कि उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर दो वस्तुओं का ही उपभोग करेगा। क्या लिखोगे? दो वस्तुओं का ही उपभोग करेगा। अब जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मुझे बहुत सी बार बच्चे कहते हैं कि सर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, कुछ ऐसी बातें बताते हो वो रियल लाइफ में नहीं होती। मैं मानता हूं बेटा, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें रियल लाइफ में नहीं होती, और जो रियल लाइफ में नहीं होता हम नहीं मानते आसानी से, ठीक है। पर हमें यहाँ पे मान करके चलना, हमने क्या कहा है कि मान्यता है, ये मान करके ही चलना है कि ऐसा होता है। तो अब पहली जो बात लिखी गई कि दो वस्तु, जो उपभोक्ता होगा, जो भी वस्तु को उपभोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा दो ही वस्तुएं लेगा, एक भी नहीं लेगा और तीन भी नहीं लेगा, ठीक है। सिर्फ दो ही खरीदेगा, दो से ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो अब ऐसा तो होता नहीं हमारे जीवन में, हम बहुत सारी वस्तुओं पर हमारा पैसा खर्च करते हैं और कभी कभार बहुत कम वस्तुओं पर हम हमारा पैसा खर्च करते हैं, पर ये तो मानते हैं ना कि दो से अधिक वस्तुओं पर हम हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो फिर मुझे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो रियल लाइफ में तो लागू ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं लागू हो रहा, तो पर हम इसको चीज को समझना तो चाहिए ना, हम समझ लेते हैं। तो पहली मान्यता यह है कि दो वस्तु ही उपभोग करी जाएगी, दो ही वस्तु खरीदी जाएगी। अब इस दो वस्तु में एक दो बातें और बोली गई। पहली बात, उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय स्थिर होगी, उपभोक्ता की आय स्थिर होगी। मतलब अगर आज जैसे मान लीजिए मैं दो वस्तु खरीद रहा हूं तो मेरी जो इनकम है वो सेम रहेगी। मैं कल भी 500 कमा रहा था, आज भी 500 कमा रहा हूं, कल भी 500 ही कमाऊंगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा बोला गया, जो आय है, जो इनकम है, आय को दो वस्तुओं पर खर्च करा जाएगा, आय को दो वस्तुओं पर ही खर्च करा जाएगा, दो वस्तुओं पर ही खर्च करा जाएगा। हम ये जो मेरी इनकम है उसको ना तो मैं एक वस्तु पे खर्चा करूंगा, ना तीन पे, ना चार पे, सिर्फ और सिर्फ मैं दो ही वस्तुओं पे खर्चा करूंगा। तो उपभोक्ता की एक तो आय स्थिर रहेगी, सेम रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरा जो आय है वो दो ही वस्तुओं पे खर्च होगी। तीसरी बात, दोनों वस्तुओं की कीमत में, दोनों वस्तुओं की कीमत अपरिवर्तनीय होगी,
अपरिवर्तनीय होगी, मतलब अपरिवर्तनीय होगी, मतलब कि इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। ये भी कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। तो वस्तुओं की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं दो वस्तु खरीद रहा हूं, आम और केले। कल भी आम 50 रुपए किलो थे और आज भी केले 60 रुपए किलो हैं। तो आम आज भी 50 ही रहेंगे और केले आज भी 60 रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं कल 500 रुपए कमा रहा था, वो 500 के 500 सारे इन दो वस्तुओं पे खर्च कर दूंगा और कीमत सेम है। तो पहला जो मान्यता है, पहला जो अजम्पशन है, वो ये कहता है कि उपभोक्ता सिर्फ और सिर्फ दो वस्तुओं का ही उपभोग करेगा और उन दो वस्तुओं का उपभोग करते समय उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी, अपरिवर्तनीय रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अपनी सारी की सारी जो आय है वो इन दो वस्तुओं को खरीदने पर खर्चा करेगा और दोनों वस्तुओं की जो कीमत है, प्राइस है, वो अपरिवर्तनीय है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो भी क्या रहेगी? स्थिर ही रहेगी। चलिए, तो पहले मान्यता को हमने मान लिया। अब दूसरी मान्यता देखते हैं। दूसरी मान्यता में कहा गया उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर पर नहीं पहुंचेगा, संतुष्टि के स्तर पर नहीं पहुंचा, संतुष्टि के स्तर पर नहीं पहुंचा। मतलब इसका मतलब क्या है? यह कहा जा रहा है कि भैया जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है ना, वो संतुष्टि के स्तर पर नहीं पहुंचा है। मतलब जैसे मैं आपको एक बात कहूं, मैं ऐसा कहता हूं कि मान लीजिए जैसे मैंने एक केला और एक आम और 10 केले खरीदे, कुछ भी मान लीजिए, इधर वाले को आप आम मान लो और इधर वाले को केला मान लो। मान लीजिए मैंने एक केला और 10 आम खरीदे, फिर उसके बाद मैं ये कहता हूं कि साहब मैंने 2 आम और 7 केला खरीदे। अब मैं ये कहूं कि साहब मुझे यहां से संतुष्टि मिल चुकी है, मैं बिल्कुल जो कहते हैं ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा अधिकतम संतुष्टि मुझे मिल चुकी है। तो जब अगर ये वाली संतुष्टि अगर इस लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं आगे और संयोग देखूंगा ही नहीं, मैं आगे और चीजों पे जाऊंगा ही नहीं। और जब मैं आगे और चीजों पे नहीं जाऊंगा तो हो सकता है मुझे वहां और अच्छी संतुष्टि मिल जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक भैया दुकानदार के पास जाते हैं, भैया कपड़े दिखाओ, वो पहली बार में जो कपड़ा फेंके हम उसको बोला हाँ 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 पैक कर दे, पैक कर दे, पैक कर दे। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, अरे और दिखाओ यार भैया, क्या कर रहे हो, क्या कंजूसी कर रहे हो, पैसे तो मैं दूंगा, और दिखाओ, और लाओ, चलो चलो अपने भैया को गोदाम में भेजो, और मंगवाओ, और मंगवाओ अरे और लाओ भैया, और लाओ। हाँ, तो ये अब लाओ ना, अब पांचों में मुझे सेम सेटिस्फेक्शन है। तो यहां पर किसी भी एक पर अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अगर इसमें मिल गया ना तो वो और संयोग नहीं देखेगा और संयोग नहीं बनाएगा, जो कि हमारी मान्यताओं को फेल कर देगा। और हमारी बातों को ये बात इनडिफरेंस कर्व की बात कहती है कि सभी जगह उसको समान संतुष्टि मिल रही है, यहां पर भी और आगे भी मिलेगी, तो एक पर अधिकतम संतुष्टि तो मिल ही नहीं सकती। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा कहता है कि भैया क्रमवाचक उपयोगिता होगी, क्रमवाचक उपयोगिता। तो ये वाला जो टॉपिक है अंधिमान वक्र का, वो हम क्रमवाचक उपयोगिता में पढ़ रहे हैं। मतलब यहां पर गणना ना हो करके क्रम दिया जाएगा, हाँ ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, परंतु यहां पे उसको सारी जगह संतुष्टि मिल रही है तो उसके लिए सारे ही बराबर हो जाएंगे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहा जाता है कि हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर, हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर, या जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर नियम। ठीक है, इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है और एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस क्या होता है, जिसपे मैंने याद करी, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था और यह भी कहा था कि एमआरएस को यूं लिखना, कैपिटल में लिखना, कभी ऐसा मत लिख देना
यूं मत लिख देना, नहीं तो वो मिसेज हो जाएगा ठीक है ना, टीचर समझ नहीं पाएगा काफी देर तक। AMRS यू कैपिटल में लिखना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मुझे एक वस्तु का उपभोग को बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उपभोग को घटाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आम बढ़ाने के लिए 3 केलों की त्याग करा, और त्याग वाला हमेशा ऊपर रहता है, त्याग वाला हमेशा पहले रहता है। इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं। हमारा MRS का फॉर्मूला क्या था विद्यार्थियों, MRS का फॉर्मूला था चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y क्या है, जिस वस्तु का त्याग करा जा रहा है वो ऊपर आएगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो चेंज, परिवर्तन किसमें, केलों में, चेंज इन केला और चेंज इन आम। केलों में परिवर्तन और आम में परिवर्तन। अब केलों में कितना परिवर्तन आया, 10 से 7, तो 3 का, और आम कितने, 1 से 2 हो गए, मतलब 1। तो यहां पर आपका जो MRS बना वो कितना बना, 3y = 1x, मतलब y कौन सा, केला। ठीक है, तो 3 केले छोड़े गए हैं एक आम को पाने के लिए, एक आम को पाने के लिए 3 केले छोड़े गए। तो MRS यही कहता है कि भैया आपको एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ेगा। और फिर आगे देखो, ठीक है, फिर आगे जैसे 3 और फिर ये 5, फिर अब आगे में देखोगे तो यहां पर क्या हुआ, 1 और यहां पर 2। तो अब यहां पर क्या है, 2y = 1x। अब यहां पर देखो ये जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। पहले हमने एक आम को पाने के लिए 3 केले छोड़े, पर फिर दूसरा आम पाने के लिए हमने 2 ही केलों को छोड़ा है। तो ये बात क्या दर्शाती है कि धीरे 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 मेरा केलों से मन भरता जा रहा है, मन भरता जा रहा है। अब मैं आम भी चाहता हूं, मैं आम भी चाहता हूं, ठीक है ना। या आप थोड़ा सा मैंने शायद उल्टा बोलते हैं, ये आम है और ये केला है। तो अब मेरा क्या है, केलों से मेरा आम से मेरा मन भरता जा रहा है। अब मैं धीरे धीरे केले भी चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये y केला है और ये आम है। तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे जो एक आम को पाने के लिए, जब पहला एक आम लिया तो मैंने 3 केलों को छोड़ा, फिर दूसरा एक आम पाया तो मैंने 2 केलों को ही छोड़ा। तो ये बात ये दर्शा रहा है कि अब मेरा आम से मन भरता जा रहा है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हमने पढ़ी है, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी है कि एक ही वस्तु का हम बार बार उपभोग करेंगे तो उसके प्रति हमारी इच्छा कम हो जाती है, उसका हम जो उपभोग है वो रोकना चाहेंगे। तो यहां पर आम जैसे जैसे बढ़ता गया तो अब मेरी आम से इच्छा कम होती गई, परंतु केलों की तरफ मेरा इंटरेस्ट अब बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं हर अगली यूनिट में केला कम करूंगा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है MRS वो गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर यही कहा गया कि हासमान सीमांत प्रतिस्थापन नियम, डिमिनिशिंग होगी, गिरावट आएगी। तो MRS में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो इनडिफरेंस कर्व यही कहता है, इनडिफरेंस कर्व MRS पर आधारित है। तो MRS क्या बताएगा कि भैया MRS गिरती जा रही है। और वो क्यों गिर रही है, क्योंकि जब मैं एक वस्तु ले रहा हूं, उसका उपभोग बढ़ा रहा हूं, तो मेरी उससे संतुष्टि बढ़ती जा रही है और दूसरे की तरफ मेरा आकर्षण ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अब उसको ज्यादा चाहूंगा और इसको थोड़ा कम करता जाऊंगा। ठीक है, तो क्लियर सी बात। एक बात और ध्यान रखिएगा, अब भी हम पढ़ेंगे ढाल या स्लोप जिसको कहा जाता है। ढाल समझते हैं ना आप लोग, जैसे मैं कहूं, जैसे मान लीजिए ये है, ये मार्कर आप देख रहे हैं ना, ये मार्कर है। अब ये मार्कर में यूं जैसे अपन चढ़ते हैं तो ये क्या होती है, चढ़ाई होती है, ऐसे ऊपर चढ़ते हैं। और यूं अगर मैं नीचे ऊपर से नीचे आऊं तो ढूं ढूं, ठीक है ना, ऐसे साइकिल को ब्रेक ही नहीं लगाना, मतलब पेडल ही नहीं मारने पड़ते, वो खुद ही चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या जाता है, ढलान कही जाती है अपने आम भाषा में। तो ये ढाल है। तो बेटा जो अपना अंतिमान वक्र बनेगा, अंतिमान वक्र में क्या होता है कि इस प्रकार से स्लोप बनता है। ये वाला जो कर्व बन रहा है, वक्र बन रहा है, ये स्लोप है इसका। तो इस स्लोप को कौन तय कर रहा है, इस ढाल को, अंतिमान वक्र की ढाल को कौन तय करता है, MRS तय करता है, MRS तय करता है। और ये ऐसा बनता है ना, इसको अभी आगे पढ़ेंगे, ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि MRS गिरती जा रही है, लगातार MRS गिरेगी। और अगर MRS बढ़ती तो ये यूं बनता, ठीक है ना, पर MRS गिरती वाली है और गिरेगी हमेशा। हम ये मान्यता मान करके चल रहे, हासमान होगा, डिमिनिशिंग होगी, हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में गिरावट ही आएगी। क्यों, क्योंकि मुझे एक वस्तु को पाने के लिए दूसरों को खोना पड़ेगा। और जिस वस्तु को मैं बार बार में पा रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर आम के बढ़ाता जा रहा था, परंतु धीरे धीरे अब आम से मुझे संतुष्टि भी होगी और मैं केले की संख्या गिराना जो है वो कम कर दूंगा, इसलिए MRS हमेशा गिरावट में आएगी। चलिए, बड़ी आसान भाषा में अपने इसको भी समझ लिया। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, जो आप खुद को मानते भी हो, ठीक है, कि उपभोक्ता हमेशा कैसा होगा, उपभोक्ता
हमेशा कैसा होगा? उपभोक्ता विवेकशील होगा, समझदार होगा, ज्ञानी होगा, ठीक है ना। वो है ना नन्ना मुन्ना बच्चा समझ करके मुझे ऐसा कुछ है कि साहब मुझे लूट ना लेना या और मत कर लेना। जैसे कभी कभार बच्चे क्या होते हैं, दुकान पे जाते हैं, अच्छा अंकल, छोटा बच्चा समझ करके लूटने का प्रयास, ना 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 ना। और अगर आपको कभी ऐसा कोई अंकल या कोई दुकानदार लूटने की कोशिश करे तो आप बोल दिया करो, नहीं नहीं अंकल, पहली बात तो देखो छोटे मोटे बच्चे को है ना आप लूटने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात, फिर हम ठहरे मनीष सर के स्टूडेंट, वो भी इकोनॉमिक्स के, तो हमें पता है कि हम उपभोक्ता है और उपभोक्ता हमेशा दिमाग वाला होता है, विवेकशील है अंकल। हमें पता है कि आप ये सामान जो 6 का दे रहे हो ना, वो पास वाले अंकल 5 का दे रहे हैं, देख लेना, पोल खोल दूंगा, मुझे 5 में दे दो, नहीं तो सबको बता दूंगा कि ये अंकल 1 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, सबको लूट रहे हैं ठीक है ना। तो इसलिए आप मुझे 5 में दे दो। हाँ बेटा, ले जा ले जा ले जा, ठीक है। तो उपभोक्ता विवेकशील होता है, मतलब उसको पूरे मार्केट का नॉलेज होता है कि भैया कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या नहीं चल रहा है। तो ये अंधिमान वक्र की 5 मान्यताएं होती हैं, इनको हमें मान करके ही चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं अंधिमान अनुसूची एवं वक्र। अब देखिए, अगर हमें अंधिमान वक्र बनाना पड़ेगा, अगर हमें इंडिफरेंस कर्व बनाना पड़ेगा, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी एक टेबल की। कौन सी टेबल की? ये वाली पढ़ने वाली टेबल नहीं, एक सारणी की आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ भैया, जैसे 1 केले पे 2 आम छोड़े, 2 आम पे 1 केला छोड़ा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपको पढ़ने के लिए पहले एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है ना, कि मैं 1 घंटे इको पढ़ूंगी, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा, 1 घंटे ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, हमें जैसे पढ़ने से पहले एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, उसी प्रकार से एक वक्र बनाने से पहले हमें एक अनुसूची बनानी पड़ती है। और इस अनुसूची को क्या कहा जाता है वो भी लिख लीजिएगा, इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है, या इंडिफरेंस शेड्यूल ही कहा जाएगा, अंधिमान अनुसूची। एंड ये जो वक्र है इसके लिए हम क्या लिखते हैं? कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल एंड कर्व। तो अब अंधिमान अनुसूची क्या है उसको जान लेते हैं। एक अंधिमान वक्र को बनाने के लिए एक अंधिमान अनुसूची होनी चाहिए, मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टेबल जो सारणी है वो होनी चाहिए, जो x व y वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है। तो 2 वस्तुएं होंगी, 2 ही खरीदनी है, 1 भी नहीं 2 भी नहीं। x या y वस्तुओं के जो अलग अलग संयोग होंगे, जैसे कि 1 आम 10 केले, ठीक है, 2 आम 7 केले, इस प्रकार के अलग अलग संयोगों को बताती है। और उपभोक्ता सभी में तटस्थ रहता है, ठीक है, उसमें उसका संतुष्टि का जो स्तर है सब में सेम है, वो तटस्थ है, किसी भी एक संयोग की तरफ उसका ज्यादा झुकाव नहीं कि नहीं सब यही चाहिए, ये वाला नहीं। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? एक अंधिमान अनुसूची भी बनाएंगे और एक वक्र भी बनाएंगे, जिससे कि आपको आगे की कहानी पूरी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे वक्र की कहानी। सबसे पहले हमेशा हमें क्या बनाना है? संयोग लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? संयोग। संयोग को आप नाम दे दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, उन पॉइंट्स को अपन नाम देंगे, फिर आगे ए बी सी डी और ई। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अपन 2 वस्तु ले रहे हैं, कौन कौन सी वस्तुएं लें? फिर वापस अपन केला और आम ही लेंगे, ठीक है। फल जो है, फल खाने चाहिए व्यक्ति को, केला ले लेते हैं और दूसरी तरफ अपन आम ले लेते हैं। आप कोई भी 2 वस्तु ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और ज्यादा देखिए कंफ्यूजन, ज्यादा इकोनॉमिक्स को कॉम्प्लिकेटेड मत बना दीजिएगा। एक तरफ आप लिखे फ्रिज और एक तरफ लिखे एलईडी। मैंने 10 एलईडी खरीदने के लिए 1 फ्रिज को गंवाया। अरे बच्चा बाटी, इतना बड़ा दिमाग नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं बोलता हूँ बेटा हाँ वक्र बनाओ, टेबल बनाना, खुद अपने मन से बनाओ। इधर ये वाली गाड़ी, ठीक है, इधर एक हीरोंडा इधर, और इधर भैया फरारी। सर मैंने 1 फरारी पाने के लिए 10 हीरोंडा गवाई है। अरे मत वाह बेटा वाह, क्या मौज करी है, 10 हीरोंडा गवा दी थी तेरे पास, 10 हीरोंडा और इतनी तेरी इनकम है। तो थोड़े से एग्जाम्पल भी ऐसे ही देना टीचर को वहां पर, जिससे कि उसको लगे हाँ भाई बच्चा जमीन पे जुड़ा हुआ है। ऐसे हवा में उदाहरण मत मारना, ठीक है। और कुछ ऐसे 1 चांद के लिए 2 सितारे गवाए सर, ठीक है, ऐसा मत करना प्लीज मेरे हाथ जोड़ के। और ज्यादा ही दिमाग ना लगा सको तो x और y वस्तु लिख लेना, बात खत्म हो जाएगी। चलो अब हमेशा ये वाली जो वस्तु है, जो पहले आप लिख रहे हो, इसको x वस्तु मान लिया, इसको हमने y मान लिया। अब हमेशा ये वाली जो वस्तु है ना बेटा, इसमें एक बात फिक्स करो कि इसमें हमेशा गिनती चलेगी, 1 2 3 4, बच्चों की जय जयकार, और ये 5, ठीक है, आप सभी की जय जयकार होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहे कुछ भी ले लो, एक नंबर ले लो, जैसे मान लो 20 ले लिया, 25 ले लिया। अब आपने मान लो जैसे 25 ले लिया, अब 25 ले लिया
अब दूसरा जैसे मान लो आपने 20 लिया है। अब एक बात देखो, मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं, आपको हर बार रट्टा नहीं मारना बेटा। जैसे पहला आपने 25 ले लिया, अब इसमें आपने क्या लिया 5 लिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कितने नंबर लिए, 1 2 3 4 5। तो अब मैंने सबसे पहले वाले में कितना कम करा है, 5 कम करा है। सबसे पहले वाले में 5 करा है। अब देखो जो अगला होना चाहिए ना, अगले में आपको यहां पर 15 नहीं लिखना है। अगर आप 15 लिख दोगे तो फिर 5 का अंतर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो फिर बोला गुरुजी कितना लिखे। अब यहां पर जो अंतर है वो कम होता जाना चाहिए। यहां पर 5 का था, अब अंतर 4 का हो जाना चाहिए। तो मैं 20 में से 4 घटाऊंगा तो 16। तो यहां पर अंतर 5 का, यहां पर अंतर 4 का। अब अगला 3 का ही होना चाहिए, तो मतलब 16 में से 3 घटे तो 13 का, तो अंतर 13 का। अब 3 के बाद 2 का अंतर होना चाहिए, ये 11 का, ठीक है, ये अपना 11 का, 2 का अंतर, ठीक है। और अगर आप चाहे एक को जोड़ना चाहो तो जोड़ दीजिए, यहां पर f जोड़ करके 6 लिख करके 10 लिख दीजिए, 1 का अंतर। इस प्रकार से चलिए आप लिख ही देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। f ये 6 और यहां पर मैंने 10 कर दिया, अंतर 1, बस। अब इससे नीचे मत जाना 0 का, क्योंकि हमने मान करके चलते हैं कि संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती, उसको पूरी संपूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, वो सभी के प्रति तटस्थ रहेगा। अब संयोग क्या क्या बना, पहला संयोग ये कहता है कि मैं 1 केला और 25 आम खरीदूंगा। दूसरा संयोग मेरा क्या बना, पहला बना 1 केला 25 आम, दूसरा 2 केला 20 आम, तीसरा संयोग 3 केला 16 आम, और फिर चौथा संयोग है हमारा 4 केला 13 आम, फिर पांचवा संयोग है 5 केला 11 आम, और लास्ट और छठा संयोग है 6 केला और 10 आम। अब चाहे मैं ये खरीदूं और चाहे मैं ये खरीदूं, मुझे संतुष्टि क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी, मुझे सेम संतुष्टि मिलेगी। ये खरीद लूं चाहे ये खरीद लूं, संतुष्टि सेम है। मैं इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल करूं पर मेरा संतुष्टि का स्तर समान ही रहेगा। अब ये अपनी बन गई अनुसूची, इसको क्या कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। अब अनुसूची जब तैयार हो गई है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका एक शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला वक्र बना देते हैं। तो ये वक्र के लिए सबसे पहले इस प्रकार से 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है वो बना लिया जाए। ये 90 डिग्री का एंगल, ये ऊपर जो है उसको y अक्ष कहा जाएगा, और नीचे जो है उसको x अक्ष कहा जाएगा। और अब हमेशा x अक्ष पर क्या, और ये 0 है, x अक्ष पर हमेशा क्या दिखाया जाएगा, जिस चीजों को हमने पाया है। और त्यागने वाली चीजें, जो त्याग करता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जो त्याग करता है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो ये ऊपर है, तो यहां पर त्यागने वाली चीजें, त्यागा हमने किसको है, आम को, तो इधर हम लिख देंगे आम, आम की मात्रा, किसकी मात्रा, आम की मात्रा। और इधर क्या है, पाया किसको है, केलों को पाया है, तो यहां पर केले की मात्रा, केले की मात्रा। चलो तो अब टेबल बना लेते हैं। तो केले की मात्रा के लिए तो भैया बड़ा अपन को एफर्ट लगाना ही नहीं है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इधर देखो, इधर 25 20 16 13 11 10, आप 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 का बहुत है। तो 5 10 15 20 और 25। अब इसमें आप बोलोगे गुरुदेव 16 तो आए नहीं, तो अरे भाई थोड़ा सा 15 से ऊपर पॉइंट लगा देना। 13 मतलब 10 और 15 के बिल्कुल बीच में पॉइंट ले लेना। 11 10 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर पॉइंट ले लेना, ऐसे, ठीक है। एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए हम लोग को। अब आ जाइए अपन अपने पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहला बोलता है कि 1 और 25, तो ये 1 और ये 25 भी है, 1 और 25। प्लीज बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छे से आराम से बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पर स्केल है, मेरे पास थोड़ा बोर्ड में भी कभी कभार ये रफ हो जाता है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मैं जो समझा रहा हूँ बस उस पर फोकस करिएगा। 2 20, चलिए तो 2 2, ये 2 आ गया, ये अपना 20 आ गया। 3 पर कितना है, 16, तो ये अपना 15 है, देख रहे हो ना, ये 3 15 है, तो थोड़ा सा इससे ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि ये 15 तो 16 यहाँ पर से आ जाता, ये 16, ये 4 पर 13, यहाँ पर 5 पर अपना 11, तो ये 1 से 10 से थोड़ा सा ऊपर, और ये 6 अपना 10 हो जाएगा। तो ये अपने बन गए, ठीक है। अब ये अपने बन गए तो अपन इनको जोड़ देते हैं। क्या काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। और अपन सोशल वाले हैं तो अपना काम ही क्या है, जोड़ने का है। जोड़ते चलो भाई, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो भाई, जोड़ते चलो। और अब इन पॉइंट्स को, संयोगों को नाम दे देते हैं। तो ये वाला अपना ए संयोग था, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट,
सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। ये अपना क्या है, अंदिमान वक्र है, इसलिए इसको हम लिख देंगे आई सी, बस पूरा अंदिमान वक्र मत लिखिएगा। अब ए पॉइंट में अगर ये आप पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो 1 और 25 हमेशा x वाला पहले लिखा जाएगा और y वाला बाद में, क्योंकि y पर क्या है, त्याग करने वाला है, तो त्याग करने वाला को बोलता है थोड़ा सा और त्याग कर, तो और पीछे रहे, तेरा बाद में नाम लेंगे हम। फिर 2 और 20, और ये वाला पॉइंट क्या दर्शा रहा है, 3 और 16, ये वाला क्या पॉइंट दर्शा रहा है, 4 और 13, और ये वाला पॉइंट क्या दर्शा रहा है, 5 और 11, ये वाला क्या पॉइंट दर्शा रहा है, 6 और 10। ये लो भैया, ये अपना एक अंदिमान वक्र बनकर के तैयार हो गया, अंदिमान अनुसूची और अंदिमान वक्र। अब यहाँ पर चाहे ये जितने भी पॉइंट्स इस अंदिमान वक्र पर है, सारी जगह उसको संतुष्टि का स्तर समान ही रहेगा। तो चलिए अब बढ़ जाइए आगे। हासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम अंदिमान वक्र को उद्गम के प्रति उत्तल बना देता है। एक अंदिमान वक्र की ये अति सामान्य आकृति होती है। देखिए अब यहाँ पर वापस पीछे आ जाइए, ये जो आपको शेप बनता हुआ दिख रहा है ना बेटा, देखो ओरिजिन ये होता है, इसको उद्गम बोला जाता है या उद्गम बोला जाता है। देखिए इस पर आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए ये जैसे अपन ने अभी वक्र बनाया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन है बेटा, जीरो कहते हैं ना इसको, जीरो या ओ, तो ये ओरिजिन है, मतलब शुरुआत यहीं से होगी सब, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ओरिजिन होता है। तो उद्गम के प्रति उत्तल बनाता, उत्तल का मतलब होता है बेटा कॉन्वेक्स, मतलब कैसा शेप बनाएगा, ये वाला शेप बनाएगा, ये वाला ही शेप बनाया भी हमारा, ये वाला ही बना है, ठीक है। ये तो आप थोड़ा सा और सही से पॉइंट लगाओगे तो यूं बिल्कुल यूं हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा शेप बनता है, और ये शेप क्यों बन रहा है, ये बन रहा है हासमान सीमांत प्रतिस्थापन के नियम के कारण, कि जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो लगातार गिरता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है, इस कारण ये ऐसा शेप बन रहा है। तो आपसे अगर कभी भी पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि बच्चों जो अंदिमान वक्र है वो हमेशा उद्गम के प्रति उत्तल क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है, तो आपको कहना है कि हासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम है, उसके कारण होता है। क्योंकि हासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम यह कहता है कि एक वस्तु को पाने के लिए आपको दूसरी वस्तु त्यागनी पड़ेगी, और यह गिरावट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को आप पा रहे हैं, उसमें भी आपका जो संतुष्टि वो कम होता जाएगा, एमयू उसकी गिरती जाएगी, इसलिए आप दूसरी वस्तु को जब त्याग कर रहे हो, उसको त्याग थोड़ा कम करते जाओगे, एमआरएस गिरता जाएगा। तो ये जो लो है हमारा एमआरएस का, वो ये कहता है कि एमआरएस में गिरावट आने के कारण इस प्रकार का शेप बनता है। और अगर एमआरएस में अगर बढ़ोतरी होती, लगातार एमआरएस बढ़ता जाता, तो फिर शेप इस प्रकार का बनता, परंतु कभी भी एमआरएस में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया ना भैया। अगर मान लीजिए पहली बात तो एमआरएस होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आप एक वस्तु को खरीदोगे तो दूसरी वस्तु का आपको त्याग करना पड़ेगा। और ये गिरावट में क्यों है, ये डिक्रीजिंग में हमेशा क्यों रहेगी? इसका रीजन ये होता है क्योंकि मैं जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता जा रहा हूं तो उसके प्रति मेरा जो एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती जा रही है, मेरा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। इसलिए मैं जिस वस्तु का त्याग करूंगा वो धीरे धीरे कम करता जाऊंगा, ज्यादा त्याग नहीं करूंगा। तो यहां पर सीधा सा फॉर्मूला, सीधा सा फंडा यही कहता है कि हमेशा जो इसका आईसी का कर्व होगा वो कैसा होगा, उद्गम के प्रति उत्तल होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्यों है? हासमान सीमांत प्रतिस्थापन के नियम के कारण है। ये अति सामान्य आकृति है, बिल्कुल सबसे सिंपल और जनरल ये जो कर्व बनता है, शेप बनता है, परंतु एक स्पेशल कंडीशन होती है जहां पर ये इस प्रकार से ना बनकर करके यूं सीधा बनता है। तो आइए देखते हैं। लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है, ये समान रहती है। देखो अब जहां पूर्ण स्थापन वस्तुएं होती हैं, पूर्ण स्थापन वस्तुओं का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप कंप्लीटली उनको क्या कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उनका स्थापन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूर्ण स्थापन में क्या है, मैंने उदाहरण लिया टी और कॉफी। अब देखिए टी और कॉफी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। और जैसे मान लीजिए कि आज चाय भी 10 की आ रही है और कॉफी भी 10 की आ रही है, अपन चाय के फैन है, तो अगर अपन 10 रुपए में चाय ले रहे हैं तो चाय लेते रहेंगे। पर कल को मान लो कि जो प्राइस है चाय की वो 15 रुपए हो गई और कॉफी की आज भी उतनी है, तो इसकी प्राइस बढ़ने से यहाँ पे जो कॉफी की डिमांड है वो बढ़ेगी ना भैया, क्योंकि लोग क्या कर देंगे, अरे चाय 15 की हो गई, कॉफी आज भी 10 की, चलो कॉफी पी लेंगे यार, छोड़ो। और अगर ऐसा मान लो कि कॉफी की प्राइस, जो चाय की प्राइस है वो 10 से 5 रुपए आ गई, मतलब गिर गई, तो इसकी जो है
कॉफी की डिमांड भी गिर जाएगी, कॉफी की भी डिमांड गिर जाएगी। जो लोग कॉफी पीते थे, अरे बोले यार चाय पी लेंगे, 5 रुपए तो बचेंगे कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा जो स्थापन वस्तुएं होती है उनके बीच में कैसा संबंध होता है, ये संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उनके बीच में बेटा। कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने में दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती ही बढ़ती है, एक वस्तु की कीमत गिरने पर दूसरी वस्तु की मांग भी गिरती है। तो जहां पर पूर्ण स्थापन वस्तुएं होंगी वहां पर सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती। पहली बात तो प्रतिस्थापन दर चेंज हमारा क्या है, मुझे टेस्ट दोनों से सेम आ रहा है, वही वहां पर केला और आम में टेस्ट अलग अलग है, पर मुझे चाय और कॉफी में सेम टेस्ट आ रहा है। तो यहां पर सीमांत प्रतिस्थापन दर गिरेगी नहीं, तो यहां पर समान रहती है, नॉर्मल रहती है। एमआरएस बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस एमआरएस में नहीं आएंगे। जैसे कि आपको यहां पर आ जाइए, ये एनसीईआरटी की टेबल है, ये टेबल से आपको समझाता हूं। संयोग ABCD, ठीक है, 5 रुपए के नोट की संख्या, 5 रुपए का नोट, ठीक है। अब 5 रुपए के नोट और इधर 5 रुपए का सिक्का बराबर सी बात है। अब मुझे आप चाहे 500 का नोट दो, चाहे 100 के 5 नोट दो, पर दे दो बस ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपए का नोट और 5 रुपए के सिक्के है। तो अगर मेरे पास 5 रुपए का जो नोट है वो 1 है और मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं वो 8 है, ठीक है। मेरे पास नोट 1 है और ये 8 है। फिर मैंने बोला भैया नोट मेरा 1 से बढ़ करके 2 हो गया और यहाँ पर मेरा 8 से घट करके 7 हो गया, ये 2 से 3 हो गया, ये 7 से 6 हो गया, और ये 3 से 4 हो गया, और ये 6 से 5 हो गया। अब यहाँ पर एक बात देखो, इधर कितना बढ़ा भैया, 1 बढ़ा, इधर कितना घटा, 1 घटा, इधर कितना बढ़ा भैया, 1 बढ़ा, इधर कितना घटा भैया, 1 घटा, इधर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, इधर कितना घटा, 1 घटा। तो जो एमआरएस है वो समान है, एमआरएस समान है, क्योंकि भैया मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे पास 5 रुपए का नोट हो चाहे 5 रुपए का सिक्का हो। तो यहां पर देखो ये दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थापन है, चाहे 5 रुपए का नोट ले लूं चाहे 5 रुपए का सिक्का ले लूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमेशा मेरा एमआरएस कैसा रहता है, समान रहता है, गिरता नहीं है। अब यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, ठीक है। और अभी जो पहले अपन ने एग्जांपल्स देखे उसमें क्या देखा कि 3:1, 2:1, 1:1, तो ये गिरता जा रहा है, पर यहां पर तो क्या है, समान है, यहां पर तो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो यहां पर यही बात बोली गई, जब भी पूर्ण स्थापन वस्तुएं होंगी बच्चों तो वहां पर क्या होगा, एमआरएस समान रहेगी, उसमें गिरावट नहीं आएगी, उसमें गिरावट नहीं आएगी। यहां इन सभी संयोगों के बीच जब तक कि 5 रुपए के सिक्के तथा 5 रुपए के नोटों का योग वही रहता है, उपभोक्ता तटस्थ रहता है। तो सभी संयोगों के बीच अगर आप देखते हो कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं और 5 रुपए के जो नोट है उनका योग अगर वही रहता है तो उपभोक्ता तटस्थ है, उसको कोई परेशानी नहीं रहेगी। आज देखते हैं, यहां पर 5 रुपए का एक नोट है, ठीक है, नोट है, और ये 8 सिक्के हैं। तो अब मैं ये बोलता हूं 5 रुपए और 8 पंजे 40, 45 रुपए, यहां पर भी 45 रुपए, यहां पर गुणा करो 10 और 7 पंजे 35, यहां पर भी 45 रुपए, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, यहां पर भी 45 रुपए, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, तो यहां पर भी 5 में 25, यहां पर भी 45 रुपए। तो योग टोटल तो वही है ना भैया, मुझे तो पैसों से मतलब है। आज मैं मान लो मैं किसी बच्चों को कहूं कि बेटा मेरी कोचिंग की फीस 1000 रुपए है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, अब एक बच्चा मुझे 1000 का नोट ला दे, एक बच्चा मुझे 500 के 2 नोट ला दे, एक बच्चा मुझे 100 के जो है 10 नोट ला दे, एक बच्चा मुझे 200 के 5 नोट ला दे, तो भैया पैसे तो उतने ही आ रहे, योग तो उतना ही है। और जब योग उतना है तो तटस्थ हूं मैं, संतुष्ट हूं मैं, मुझे समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे आप 1000 का नोट दो, चाहे 500 के 2 दो, चाहे 100 के 10 दो, चाहे 200 के 5 दो, तो योग वही रहता है जब उपभोक्ता बिल्कुल तटस्थ होगा। उपभोक्ता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उपभोक्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके 5 रुपए का जो एक सिक्का मिले या अथवा 5 रुपए का एक नोट मिले। तो चाहे हमें एक 5 रुपए का नोट मिले चाहे 5 रुपए का सिक्का मिले, वैल्यू तो दोनों की बराबर है। इसलिए इस बात का विचार किए बिना कि उसके पास 5 रुपए के कितने नोट है, उपभोक्ता 5 रुपए के एक नोट के बदले केवल एक ही 5 रुपए का सिक्का त्याग करेगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई 5 का सिक्का हो चाहे 5 का नोट हो। अब जैसे आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि भैया मुझे 500 रुपए के खुले देना, 500 रुपए के, जैसे मान लो मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े और 500 के 2 नोट पड़े, मैंने आपको क्या बोला भैया 500 रुपए के खुले देना। अब 500 रुपए के खुले के लिए, 500 रुपए के नोट के लिए आप मुझे 100 के 5 नोट दोगे, तो आप उतना ही त्याग कर रहे हो जितना मुझे चाहिए। तो मैं 5 रुपए का सिक्का दे रहा हूं तो 5 रुपए का नोट ले रहा हूं, एक नोट के बदले एक सिक्का ही एक्सचेंज होगा क्योंकि वैल्यू बराबर सी रहेगी। तो यहां पर जो मेन बात है वो ये समझाई जा रही है, जो पूर्ण स्थापन वस्तुएं रहेंगी, जो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट है, जिनको बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, उनका परिवर्तन हो सकता है, कोई बदलाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी वस्तुओं पर सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरेगी, समान रहेगी। और अब देखो एक बात समझो,
जब एमआरएस अगर बढ़ता है, एमआरएस बढ़ेगा तो कैसा शेप बनाएगा, ये वाला शेप बनाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। एमआरएस गिरेगा तो कैसा शेप बनाएगा, ये वाला बनाएगा, जो कि सबसे मोस्ट कंडीशन से ये वाला होता है। और अगर मान लीजिए एमआरएस में समान है, मतलब कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं, गिरावट भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये कैसा शेप बनाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनाएगा। ये ना तो यूं होगा और ना ये यूं होगा, ये कैसे भी नहीं होगा, ये बिल्कुल यूं सीधा का सीधा ही रहेगा। तो चलो अपन ने थोड़ा सा योग भी कर लिया, कौन सा वाला, ये वाला योग भी कर लिया। चलिए, इसलिए उपभोक्ता के लिए ये दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है और इनको प्रदर्शित करने वाला अंदिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी। तो यहाँ पे उपभोक्ता के लिए जो दोनों वस्तुएं वो पूरी तरीके से क्या है, प्रतिस्थापन है, ठीक है। और ये इनको प्रदर्शित करने वाला एक अंदिमान वक्र होगी, उसकी रेखा कैसी होगी, सीधी होगी। तो सर इसका तो आप अंदिमान वक्र बना करके नहीं बता रहे हो सर, ये तो आप सर थोड़ा सा अंदिमान वक्र बना करके समझा जाओ, आप तो योग कर रहे हो सर, ऐसा तो मजा नहीं आ रहा, एक बार अंदिमान वक्र बना करके समझाओ। चलो बिल्कुल जैसी बच्चों की मर्जी वैसे हैं अपन। तो भैया वक्र बनाने के लिए सबसे पहले तो 90 डिग्री वाला एंगल बना लो, इसको लिख दो y अक्ष और इसको लिख दो बच्चों x अक्ष। ये अपना ओरिजिन O या 0। अब ये बढ़ रहा है और ये त्याग कर रहा है, तो त्याग करने वाला ऊपर जाएगा, तो 5 के सिक्के, 5 के जो सिक्के हैं वो इधर आ जाएंगे, और ये पा रहा है तो पाने वाला हमेशा नीचे रहता है, तो ये 5 के नोट। अब यहां पर तो अपन को ज्यादा गणित लगानी नहीं है, 1 2 3 4 लिख देना है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4। अब उधर अपन लिख लेते हैं 1 से 8 तक ही लिख लेते हैं आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, अब अपन पॉइंट करना शुरू करते हैं। पहला 1 है तो 8 है, दूसरा 2 है 7 है, 1 8 2 7, फिर 3 पर 6 है और 4 पर 5 है। ओके, अब इसको अपन आप जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर याद करिए सोशल वर्क के बच्चों का क्या काम है, जोड़ने का काम। अब ये जो बच्चों ये जा रहा है, ये बिल्कुल सीधी रेखा है। मैंने क्या कहा, ना तो ये यूं होगा और ना ये यूं होगा, ना तो कॉन्वेक्स और ना कॉनकेव, ठीक है। ना तो ये उत्तल बन रहा है, ना इसका अपोजिट बन रहा है, ठीक है। उत्तल कब बनेगा, जब एमआरएस गिरेगा, तो एमआरएस गिरा ही नहीं है, एमआरएस समान रहा है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी रेखा बनाएगा। तो इसको आप नाम लिख दो IC है ये, और यहाँ पे आप पॉइंटों को नाम दे दो A B C, ठीक है। और एक कहाँ गायब हो गया, यहाँ पर C था ना, D, ये D, ठीक है। अब इसमें आप लिख दो A में 1 और 8, B में 2 और 7, ये 3 और 6 और ये लास्ट अपना 4 और 5। तो यहाँ पर सीधी रेखा है, ठीक है बच्चों। तो ये अपना किस चीज का वक्र बना है, ये अंदिमान वक्र बना है जब पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं होंगी जिनमें कोई भी परिवर्तन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी ले लो, मस्त रहो, बिंदास रहो, तो उसका हमेशा वक्र कैसा बनेगा, सीधी रेखा का बनेगा। अब देखो सवाल कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। अब सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं में जो अंदिमान वक्र है उसकी रेखा हमेशा सीधी होती है, क्यों होती है, क्यों होती है? क्योंकि हासमान जो सीमांत प्रतिस्थापन ने, हासमान नहीं आएगा, हासमान का मतलब होता है डिमिनिशिंग गिरने वाला, सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा समान रहेगी, बराबर रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ऐसा होता है। अब ये सवाल ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है कि अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर समान है या बराबर है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो अंदिमान वक्र का जो उद्गम के प्रति कैसी रेखा होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सीधी रेखा होगी, उत्तल नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स नहीं बनेगा। तो बस एक बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब एमआरएस क्या होगा, बढ़ेगा, तो शेप यूं आ जाएगा, ठीक है, उल्टा सी बनेगा। और अगर एमआरएस गिरेगा तो यूं ऐसा सी बनेगा, ठीक है, मतलब चांद सा बन जाएगा, ठीक है। और एमआरएस को कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो वो बिल्कुल सीधा का सीधा ही रहेगा। चलिए अब आगे आ जाइए। ये देखा जा सकता है कि उपभोक्ता उतने ही 5 रुपए के सिक्कों का त्याग करता है जब प्रत्येक बार उसके पास अतिरिक्त 5 रुपए का नोट होता है। तो 1 5 का सिक्का मिलने पर वो 1 5 का नोट को त्याग देता है, 1 5 का सिक्का मिलने पर 1 5 का नोट त्याग देता है। ओके,
पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं का अंदिमान वक्र दो पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं के अंदिमान की एक सीधी रेखा होता है। तो इस सीधी रेखा वाला मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अंदिमान मानचित्र की। किसकी बात कर रहे हैं? अंदिमान मानचित्र की, या जिसको हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। अब देखो अंदिमान मानचित्र या इंडिफरेंस मैप क्या होता है? ये अपना वैसे पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी वाले मैप नहीं है बेटा। एक बात बताइए, हम अभी तक जो बात कर रहे थे, हम ऐसी बात कर रहे थे कि भैया ये एक वक्र, ये इसका, ये इसका, ऐसे हम अलग अलग वक्र बना बना करके बात कर रहे थे। अब ये सारे हैं तो एक ही परिवार के हैं, ये भी अंदिमान वक्र, ये भी अंदिमान वक्र, ये भी अंदिमान वक्र, ठीक है ना, ये सारे एक ही हैं। तो जब हम ये सारे के सारे को एक साथ ले लेते हैं तो इधर लिख दो y अक्ष, इधर लिख दो x अक्ष। अब क्या करा, इसी में एक वक्र हो गया, एक वक्र हो गया, एक वक्र हो गया, एक वक्र हो गया। ये IC1, IC2, IC3 और IC4, ये 0। जैसे मान लीजिए मेरा ये IC1 है तो ये यहां हो गया, ये IC2 यहां हो गया, ये IC3 यहां हो गया, IC4। ये जो सारे के सारे जो वक्र हैं वो एक में आ जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? अंदिमान मानचित्र कहते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस IC1 पर जितने भी पॉइंट है उस पर समान संतुष्टि उपभोक्ता को मिलेगी। IC2 पर जितने भी पॉइंट है उस पर उसको समान संतुष्टि, इस पर जितने भी पॉइंट है समान संतुष्टि, इस पर जितने भी पॉइंट है समान संतुष्टि। ठीक है, ये बात हमने अभी तक जानी है कि भैया एक पर जितने भी रहेंगे समान संतुष्टि मिलेगी। परंतु देखो अब ये नीचे है, IC1 नीचे है, IC4 ऊपर है, तो इनमें सबसे ज्यादा संतुष्टि कौन सा देगा? ये वाला सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा। इसके बाद थोड़ी कम संतुष्टि ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला देगा। तो सबसे कम संतुष्टि वो देगा जो सबसे नीचे होगा, और सबसे ज्यादा संतुष्टि वह वाला वक्र देता है अंदिमान मानचित्र में जो सबसे ऊपर होता है। क्लियर बात? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अधिमानों को, अब देखिए यहां पर अधिमान लिखा है बेटा। अधिमान का मतलब होता है प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस देना कि भैया मैं प्रेफर करता हूं भाई पहले ये फिर ये फिर ये। तो सभी बंडल जो है, अब बंडल क्या है भैया? जैसे हमने एक तो देखा कि जैसे 1/1, 10, 2, 7, 3, 5, ठीक है, तो एक वाला तो पूरा ये चल रहा है। फिर दूसरी तरफ देख लो, जैसे 2, 8, ठीक है, फिर 3, 4, 4, 3, ऐसा कुछ भी आप, तो एक ही हो गया। तो एक वक्र इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, और बन जाएंगे। फिर इन सारे वक्रों को हम एक में बना देते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं? अंदिमान मानचित्र कहते हैं। तो सभी बंडलों पर उपभोक्ता के जो अधिमान है, प्रेफरेंस है, उनको अंदिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जाता है। पूरा समूह बनाया जाता है कि भैया 1, 2, 3, 4, तो ये पूरा क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता का अंदिमान मानचित्र कहते हैं। अंदिमान में और अधिमान में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो प्लीज शब्दों को बड़े ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही लिखिएगा। अधिमान प्रेफरेंस होता है कि हाँ भैया मैं इसको पहले प्रेफर करता हूं, फिर इसको बाद में प्रेफर करूंगा। और अंदिमान है इंडिफरेंस, जहां पर हम कोई प्रेफरेंस की अवस्था में नहीं रहते हैं। चलिए, अंदिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है। तो अंदिमान वक्र पर जो भी बिंदु है वो सारे के सारे बंडल उन चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उन चीजों को बता रहे हैं जहां पर उपभोक्ता बिल्कुल तटस्थ है। यहां पर जितने भी पॉइंट्स है सब पे वो कह रहा है कि हाँ सेम संतुष्टि, इसमें भी सेम संतुष्टि, इसमें भी सेम संतुष्टि और इसमें भी सेम संतुष्टि। इन्हीं को सबको फिर मिला करके हमने यहाँ पे मानचित्र में दिखा दिया। एक ऊंचा अंदिमान वक्र ज्यादा उपयोगिता व ज्यादा संतुष्टि को बताता है, जबकि निचला अंदिमान वक्र कम उपयोगिता व कम संतुष्टि को बताता है। तो मैंने बोला ना IC1, IC2, IC3 ये है। तो जो सबसे ऊंचा अंदिमान वक्र होगा, जो सबसे ऊपर होगा, वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि और उपयोगिता देगा, और सबसे नीचे वाला जो अंदिमान वक्र है वो कम से कम संतुष्टि और उपयोगिता देगा। अधिमानों की एक दिष्टता का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अंदिमान वक्रों के बीच ऊपर बंडलों पर स्थित बंडलों के नीचे के वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। इसने वापस वही बात बोली है कि भैया ये वाले और ये वाले, तो ज्यादा संतुष्टि इससे होगी और इससे, तो वो प्रेफरेंस ज्यादा किसको देगा? इसको देगा कि भैया मैं ये वाला खरीद लूं। अधिमानों की एक दिष्टता। अब इस टॉपिक को भी पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको क्या दिखाया? अंदिमान जो मानचित्र है, इंडिफरेंस मैप है, वो दिखाया। यह जो बना है यहाँ पर, ये क्या बना है बच्चों? ये बना है अपना IC1, IC2 और IC3। और ये क्या दर्शा रहा है? ये जो आपको ऊपर जो एरो दर्शा रहा है, ये जो तीर दर्शाया गया है,
ये क्या दर्शाता है, इससे ज्यादा संतुष्टि इसको IC2 में मिलेगी और IC2 से ज्यादा संतुष्टि IC3 में मिलेगी। और अगर IC3 से भी ऊपर अगर कोई भी वक्र बनाया जाता है, IC4, IC5, IC6, जहां तक आप लेना चाहते हो वहां तक ले। और अंतिमान मानचित्र में 2 से अधिक वक्र जरूर बनाना, 2 से ज्यादा होने चाहिए, आगे आपकी मर्जी है, 5 बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 100 बनाओ, 200 बनाओ, जितना आपके पास एग्जाम में टाइम हो उतने बनाना, और 4-5 में खत्म कर दो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तीर ये दर्शा रहा है कि सबसे ऊपर वाला क्या देगा, हमें ज्यादा संतुष्टि देगा, और सबसे नीचे वाला हमें कम संतुष्टि देगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाता हुआ दर्शा रहा है कि जो ऊपर होगा वो ज्यादा संतुष्टि दे करके जाएगा। अब भैया एक टॉपिक को और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है एकदिष्ट अधिमान। क्या कहा गया, एकदिष्ट अधिमान। अनधिमान नहीं है, अधिमान है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस या अधिमान का मतलब क्या होता है कि भैया आप बता रहे हो कि भैया मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं, ये और ये नहीं। चलो अब मोनोटोनिक या एकदिष्ट अधिमान क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे मान लीजिए कि भैया आपके पास 10x और 10y, मतलब 2 गुड है, 2 वस्तु है, x वस्तु और y वस्तु। आप x वस्तु भी 10 खरीद रहे हो, y वस्तु भी 10 खरीद रहे हो, और दूसरी तरफ है 10x और 12y। अब आप मुझे इसमें से बताओ, इन दोनों बंडलों में से अगर आपको खरीदने का अवसर मिलेगा तो आप कौन सा खरीदोगे? जल्दी से बताओ कौन सा खरीदोगे? ये वाला खरीदोगे ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर भी 10x और यहां पर भी 10x, पर y के जो है वो 12 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे। तो बच्चों बस एकदिष्ट प्रेफरेंस या मोनोटोनिक प्रेफरेंस या एकदिष्ट अधिमान यही कहता है कि जब 2 बंडल होंगे तो 2 बंडलों में से मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं उसको उठाऊंगा जिसमें हमें ज्यादा वस्तु मिल रही होंगी। तो चलिए ये भी और दिखा देते हैं आपको। अधिमानों के इस प्रकार को एकदिष्ट अधिमान कहा जाता है यदि उपभोक्ता किन्हीं 2 बंडलों में से, 2 सेट में से उस बंडल को अधिमान देता है, मतलब उसको प्रेफरेंस देगा, उसको खरीदना चाहेगा, जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो। तो कम से कम देखो 10x और 10y, एक तो ये है, और दूसरा 10x और 12y, एक ही है। उसको अधिमान, उसको प्रेफरेंस देना चाहेगा जिसमें कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो। तो इसमें एक वस्तु की मात्रा अधिक है, y जो वस्तु उसकी मात्रा अधिक है, और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर 10 और यहां पर भी 10 ही है। तो अधिमान, जो एकदिष्ट अधिमान या मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या कहते हैं बच्चों, वो ये कहते हैं कि 2 बंडल है और 2 बंडलों में से जिसमें एक वस्तु की मात्रा में तो कोई परिवर्तन ना हुआ हो और दूसरी वस्तु की मात्रा में अगर ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो मैं वो वाला खरीदूंगा जिसमें दूसरी वस्तु ज्यादा है। अब आप यहां पे एक बात ये सोचिएगा कि 10x और 10y ये है, और अगर इसकी जगह ये हो जाता 9x और 12y, तो ये मोनोटोनिक नहीं है। क्या कहा है, जो दूसरी वस्तु है उसकी मात्रा में भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। यहां भी 10 तो यहां भी 10 ही होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सीधा सा मामला, सीधा सा सवाल कि भाई 2 बंडल है आपके पास और दूसरे बंडल में या पहले जिस भी बंडल में आपके पास एक वस्तु की मात्रा ज्यादा होगी और दूसरी वस्तु की जो मात्रा है वो एक बंडल के तुलना में कम नहीं हुई है, तो आप उसको खरीद लेंगे, उसमें खुश रहेंगे। बस उसी को प्रेफरेंस देंगे जिसमें वस्तु की मात्रा ज्यादा है। यही एकदिष्ट अधिमान कहता है। ये एनसीईआरटी में बॉक्स में बता रखा मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये मैंने आपको समझा दिया। और जो हमारा अनधिमान वक्र होता है बच्चों, अनधिमान जो हमारा वक्र होता है, इंडिफरेंस जो कर्व होता है, वो हमेशा एकदिष्ट अधिमान पे ही टिका हुआ होता है। मतलब हम ऐसे ही बंडलों को चुनने का काम करते हैं जिनमें हमें एक वस्तु में तो कोई परिवर्तन ना हो और एक वस्तु हमें ज्यादा बढ़ी हुई मिले। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मैं कहूं कि यहां पर मुझे 5 केले और 8 आम मिल रहे हैं, और एक तरफ तो ये हो गया और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि 5 ही केले और 10 आम दिया जाए, तो मैं इस वाले को खरीद लूंगा। और आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि भैया जो है यहाँ पर ये जो 5, एक दुकानदार मुझे कह रहा है कि भैया 5 केले और 8 आम आपको 100 रुपए में दे दूंगा। मैं दूसरे दुकानदार से पूछा, उसने बोला भैया 5 केले ही दूंगा 100 रुपए में, पर उसके साथ आम 10 दूंगा। तो आप किससे खरीदोगे? दूसरे दुकानदार से खरीदोगे, क्योंकि वो 100 रुपए में 5 केले और 10 आम दे रहा है। तो हम हमेशा ऐसी जगह प्रेफरेंस रखते हैं जहां पर हमें एक वस्तु की मात्रा ज्यादा मिलती हो, दूसरों की कोई कम ना मिलती हो। और 2 वस्तुएं तो हमेशा खरीदनी ही खरीदनी है, एक तो खरीद ही नहीं सकते, नहीं तो मान्यताएं पूरी की पूरी फेल हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको विराम देते हैं। और
कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भैया इस अंदिमान वक्र इंडिफरेंस जो कर्व है उसकी विशेषताएं क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो अगले लेक्चर में जानेंगे। परंतु आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये अंदिमान वक्र आपको समझ में आया या नहीं आया? और समझ में ही आया होगा क्योंकि आप होशियार बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, विवेकशील बच्चे हो। और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों परिवार तक सब तक इसको शेयर करते रहिए। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आर्ट्स का लिंक दे रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।